الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इस पीएसी मीटिंग का आगाज़ करते हैं और आज के एजेंडा पर क्या है ये स्टाफ प्लीज़ ब्रीफ कर देंगे। सर चुनिया की जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट है उस पर डीजी साहब ने ब्रीफ ये सर सिर्फ चुनिया की रिपोर्ट थी, स्पेशल ऑडिट सिर्फ चुनिया में कंडक्ट हुआ था? जी सर। जी बताइए जी। May I start, sir? Thank you, sir. Sir, I begin in the name of Allah, most gracious, most merciful, with the prayer to guide us to the right decisions. Thank you. सर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है सर, अगर आप फर्स्ट पेज पे देखें। फर्स्ट सर ये केस जहाँ से जो मैंने देखा है हिस्टोरिकली, इसमें सर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में फ़र्स्ट ये केस गया सर, फिर ये केस जो है लाहौर हाई कोर्ट में भी चलता रहा। दोनों डिपार्टमेंट चूँकि इन्वॉल्व हो चुके थे तो उसके लेटरल जो है कॉन्सिक्वेंसेस के बुनियाद पे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने 2017-18 में सर हमें ये डायरेक्शन दी कि आप इसके ऊपर हमें ऑडिट करके दें सर। तो ये सर जो ऑडिट हुआ इस चुनिया की जो एक एरिया है उसका लोकल गवर्नमेंट का, ये सर 2008-9 से लेके इसका जो पीरियड ऑफ ऑडिट था वो 2017-18 था सर। तो ये सर इसकी बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पे ये सर ऑडिट शुरू हुआ सर। सर ये पेज नेक्स्ट पे आप अगर देखिए तो टेबल बना हुआ है, इसमें सर ये 2008-9 से स्टार्ट हो रहा है और 2017-18 तक का सर हमने पीरियड दिया है। बजट टारगेट्स दिए हुए हैं सर, अचीवमेंट उन अगेंस्ट टारगेट्स के टीटीआईपी की क्या रही, मोड ऑफ कलेक्शन क्या था। 2008-9 और 9-10 में अगर सर आप देखें तो उस वक़्त ये ऑक्शन राइट्स जो थे कलेक्शन के, ये ऑक्शन हो जाते थे सर, ये जो कलेक्शन राइट्स थे। लेकिन बाद में इस चीज़ को फास्टे किया गया है और डिपार्टमेंट ने सेल्फ कलेक्शन स्टार्ट कर दी। अब सर इसमें जो 2012-13 है, इसमें ये वाली फिगर देखने वाली है कि इसमें जो टारगेट था वो 35 मिलियन का था, लेकिन उसके अगेंस्ट जो टारगेट रियलाइज़ हुआ वो 21 मिलियन का हुआ सर। सेल्फ कलेक्शन वाज द मोड एट दैट टाइम। तो ज़्यादा जो ऑडिट ने भी जाके ग्रे एरिया आइडेंटिफाई किया वो भी यही पीरियड था और यहीं पे सर जो एक वाज़े डेंट नज़र आता है अराउंड 14 मिलियन का। तो ये एक मेजर ग्रे एरिया था। फिर सर 2013, 14, 14-15 हमने बोल्ड किया है सर, ये वो दो पीरियड थे जिसमें एंटी करप्शन ने भी इन्वेस्टिगेशंस की हैं, उन्होंने भी ये सारा डेटा देखा है 13-14 और 14-15 का। सर आप नेक्स्ट पेज पे अगर आ जाएं सर। इसी पेज पे ज़रा रहें। देखें, देयर इज़ अ शार्प इंक्रीज in tax collection in the year 2015-2016, and then there is a sudden decline. It almost becomes half of what it was in the next year. यानी 2015-2016 में 56 मिलियन था और फिर एकदम 27 पे गिर जाता है, आधा रह जाता है।
सर यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का इशू आ गया था सर, ये अर्बन एरिया अलहदा कर दिया गया था सर, म्यूनसिपल कमेटीज आ गई थी सर, पहले टीएम में था, तो रूरल एरिया चूँकि अलहदा कर दिया गया तो उसकी वजह से ये डिक्लाइन आया सर, क्योंकि एरिया इसमें कम हो गया था सर, रिड्यूस था। ठीक हो गया सर उसकी डिटेल होती तो ज़्यादा बेहतर था, अंदाज़ा लग जाता ना कितना है कितना ये नहीं है। सर ये डेटा हमारे पास चूँकि इस तरह से ठीक ऑडिट है, में मतलब ये अवेलेबल नहीं था। 17-18 में फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन गई थी, 16-17 में। एक और एस्पेक्ट सर जो यहाँ पे मैं देख रहा था वो ये था कि ये टारगेट्स किस सर बुनियाद पे रखे जा रहे थे, ये भी हमें कुछ इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, कोई रिज़र्व प्राइस थी क्या थी। और दूसरा ये कि सर एक साल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसके टारगेट्स कैसे ये लोग बना लेते हैं, ये भी एक हमारे लिए क्वेश्चन था। तो ये एस्पेक्ट्स भी सर देखने चाहिए कि ये टारगेट्स कैसे फिक्स हो रहे थे, क्योंकि इस साल में कितनी डीड्स आएंगी, क्या होगा, कितनी सेल परचेस होगी, ये एक बड़ा डिफरेंट मैटर है कि वो कैसे पहले से टारगेट्स फिक्स हो जाते हैं। सर ये टोटल इस रिपोर्ट में सर 7 पैराज थे जो कि सारे मिस अप्रोप्रिएशन के थे, जिसमें फ्रॉड था। सारों में सर एक ही डायरेक्शन थी डीएसी की, एक तो रिकवरी की जाए और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं, इंक्वायरीज़ की जाएं। तो सारे केसेस में सर सेम डीएसी के डिसीजंस हैं। मैं पैराज का थोड़ा सा सर बता देता हूं कि उसमें सब्सटेंस क्या है। ये सर पैरा जो है 1.6.11, इसमें सर 141 सेल डीड्स के केसेस थे। ये 141 सेल डीड्स जो हैं वो रजिस्टर हुई सर 2011-12 और 13-14 के दौरान। प्राइमरी ऑब्जर्वेशन सर इसमें ये था कि फ़ेक स्टैम्प्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट्स की वो इन पे फिक्स हुई थी। वो फेक स्टैम्प्स कैसे आइडेंटिफाई हुई, उसमें सर चूनिया की जगह पे जो उसके स्पेलिंग थे वो मिसयूज़ हो थोड़े गलत लिखे गए जिन्होंने वो स्टैम्प बनाया। समटाइम्स डिवाइन हैंड काउंट्स एंड हियर वी सी कि उनसे स्पेलिंग ही वो नहीं सही लिखे जा सके, जिसकी वजह से ऑर्डर ने आइडेंटिफाई कर लिया। ये सर 5.799 मिलियन की अमाउंट थी, जिसमें जो सेल डीड्स थे उस पे फेक हमने देखा सर कि वहाँ पे स्टैम्प्स लगी हुई थी। और इसके अलावा सर होता ये है कि जब ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं तो इनके साथ चालान जो जमा होते हैं उनकी बाकायदा कॉपीज़ लगना होती हैं। तो यहाँ पे सर हमने ये भी देखा कि इन सेल डीड्स के साथ चालान की कॉपीज़ भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। तो ये सर फर्स्ट एक ऑब्जर्वेशन है ऑडिट का सर जो इस रिपोर्ट में हमने देखा सर। So may I start with the second observation, sir? सर ये 1.6.1.2 ऑडिट पैरा है सर। इसमें सर 460 केसेस ऑफ सेल्स डीड्स जो है वो 2010 से 15 तक आइडेंटिफाई हुए सर। ऑब्जर्वेशन सर इसमें ये थी कि नीदर स्टैम्प ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वाज अफिक्स्ड ऑन द सेल डीड्स नॉर चालान नंबर्स मेंशन्ड और अटैच्ड। इसमें सर एक तो डीड्स के ऊपर वो लगी ही नहीं सर, स्टैम्प्स ही नहीं हुई। दूसरा ये जो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है ये तैयार करते हैं उसमें चालान नंबर भी उसमें लिखना होता है और चालान की कॉपी भी अटैच होना होती है। तो यहाँ पे सर ऐसे लगता है कि डिविएंट बिहेवियर ज़रा ज़्यादा बोल्ड नज़र आता है कि उन्होंने अब पहले तो फेक लगा रहे थे, now they have been encouraged by their previous experience and perhaps non-punitive एक्सपीरियंस। तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने यहाँ पे ना तो अब वो स्टैंप लगा रहे हैं, ना ही वो नंबर लिख रहे हैं, ना ही चालान लगा रहे हैं। तो टोटल अमाउंट्स यहाँ पे सर जो नज़र आ रही है वो 5.511 मिलियन की थी। सर नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पैरा सर 1.6.1.3। देयर आर 7 केसेस ऑफ सेल डीड्स हैं सर और 320 म्यूटेशन केसेस हैं सर जो इस पीरियड में रजिस्टर हुए हैं। टोटल अगर ये देखें तो 327 केसेस बन जाते हैं।
सर इसमें जो ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिट है, चालान नंबर्स ऑफ द अदर हेड ऑफ रिसीट सच एज मैप फी, रेंट ऑफ शॉप्स वर यूज्ड, चालान्स नॉट अटैच्ड। अब सर चालान नंबर तो उसमें लिखे गए, लेकिन वो कोई और जो रेंट के कोई चालान जमा हुए थे या कोई मैप फ़ी के थे वो यहाँ पे लगा दिए गए। ओरिजिनल चालान्स ऑफ द मैप फ़ी, रेंट ऑफ शॉप्स वर आल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर विच दीज वर इशूड। यानी ऐसा नहीं था कि जो उनकी अमाउंट जमा हुई थी वो इसके अगेंस्ट शो की हो, ये बिल्कुल एक फ्रॉड था। उनके पैसे अलहदा जमा हो चुके थे, लेकिन उनके वहाँ से बोरो किए गए चालान नंबर्स और यहाँ पे लगा दिए गए सर डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व देखी गई सर वो 2.337 मिलियन है सर। अगेन द डायरेक्शंस ऑफ द DSC वर द सेम। पैरा नंबर सर आगे मैं जा रहा हूँ सर, ये 1.6.1.4 है। इसमें 91 केसेस हैं सेल डीड्स के। ये सर रजिस्टर हुई हैं 2011-12 से 13-14 के दौरान। चालान्स जो हैं सर इसमें इशू तो हुए हैं, लेकिन उन चालान्स के ऊपर कोई पैसे जमा नहीं करवाए गए। बैंक के अंदर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि ये वहाँ जमा हुए हैं। और इसके ऊपर सर स्टैम्प्स तो लगाई गई हैं, लेकिन चालान जो हैं वो चालान रजिस्टर में हमें जो इशू हुए हैं वहाँ पे भी नहीं देखे जा सके कि वहाँ पे भी कोई इनका रिकॉर्ड हो। तो DSC ने इसमें भी सर सेम डायरेक्शन दी है। इसमें सर अमाउंट जो इन्वॉल्व है 1.734 मिलियन है। नो सर, कमिंग टू पैरा 1.6.1.5। सर एक छोटा सा फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी क्वेश्चन DG साहब से पूछना था। विद योर परमिशन सर, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जस्ट अ क्वेश्चन सर। ये सारा फिस्कल ईयर 11-12 की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ या मुझे पता नहीं लग रहा कि ऑडिट ने ये चीज़ें कब आइडेंटिफाई की, इन द सेम उसी ईयर में या मच लेटर ऑन? यानी when were these discrepancies identified? रिक्वेस्ट है सर, ये 19-20 में सर हमने जाकर ऑडिट किया है सर। जी जी जी। तो ये 10 साल का ऑडिट था, प्रीवियस 10 इयर्स का। सो पहले फिस्कल ईयर 11-12 में ऑडिट नहीं था हुआ या उसका नहीं हुआ था? आई मीन सर ऑडिट तो हो रहा था सर उस वक्त भी, लेकिन रिकन्सिलिएशन सर इसमें बहुत सारा जो रिकॉर्ड है वो सिविल ऑडिट देखता है। जैसे सर ये जो रजिस्ट्रीज जहाँ पे हो रही हैं वो डायरेक्टली हमारे अंडर नहीं है, हमारे पास तो म्यूनसिपल कमेटी का रिकॉर्ड होता है। ये हमें रिकन्सिलिएशन हम इनसे पूछते हैं डे टू डे हमें दिखाएं, ये सिंपली हमें डे टू डे रिकन्सिलिएशन नहीं दिखा पाते, हम उसके ऊपर एक पैरा बना देते हैं कि रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही। ये सर हमारे पास एक सादा सा पैरा था, लेकिन ये मैंने चूँकि एक स्पेशल ऑडिट हुआ अगर ये सर स्पेशल ऑडिट ना रिक्वेस्टेड होता तो ये सारा कुछ डाइजेस्टेड था basically? ये सर सिविल ऑडिट की एम्बिट है, वो चूँकि ये 2 डिफरेंट ईयर्स पे ट्रांजैक्शंस हो रही थी और रिकन्सिलिएशन होना थी। वन वाज इन द एम्बिट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑडिट एंड द अदर वाज अंडर द परव्यू ऑफ द सिविल ऑडिट। सो बिकॉज ऑफ थिंग आई थिंक कि चूँकि ये दोनों में जुरिस्डिक्शन का डिफरेंस था तो इस वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं हुए। ये हमारे लोग भी जब गए हैं तो स्पेशल परमिशन लेके इन्होंने वहाँ से रजिस्ट्री का और जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ से रिकॉर्ड लिया है सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन, ये मुझे समझ आ रही है आपकी बात। वन लास्ट क्वेश्चन इज कि लेट्स सपोज कि इन जगहों का ऑडिट हुआ एंड ऑब्वियसली ऑडिट डिपार्टमेंट ह्यूज डिपार्टमेंट एंड लॉट ऑफ रेवेन्यूज एंड लॉट ऑफ HR एक्सेट्रा। तो आई मीन हमारे जो लॉज हैं रिगार्डिंग ऑडिट, यानी कहीं पे उन पे प्रोविज़न है कि बिकॉज बहुत सारे मेरे जैसे आम आदमियों के लिए दिस विल लुक लाइक नेग्लिजेंस। सो is there any law which sort of deals with this negligence के उस वक्त की audit team ने, because यहाँ से questions arise होते हैं कि whether ये deliberately neglect किया गया था। मसलन अगर चूइयाँ वाला चूनिया को चूइयाँ लिखा गया है और वो भी उस वक्त की audit team ने अगर observe नहीं किया तो this brings about many question marks। So मेरा सवाल ये है कि इस तरह की negligence के हवाले से जो हमारे laws जो गवर्न करते हैं ऑडिट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली, कहीं पे ऑडिट की नेग्लिजेंस के हवाले से कोई रिपरकशंस हैं कि जिसके क्या होगा क्या नहीं होगा?
सर बड़ा राइट ऑब्जर्वेशन है सर आपका। मैं भी जब ये देख रहा था तो हमें भी एहसास हो रहा था कि ये चूँकि डिफरेंट ईयर्स पे था। ये सर जो आपने स्टैम्प वाली बात की ये देखनी चाहिए थी सिविल ऑडिट को, क्योंकि रजिस्ट्रीज़ का जितना भी काम है वो ऑडिट सिविल ऑडिट वाले करते हैं। मैंने पहले भी सर ये सबमिट किया कि हमारे जो लोग हैं वो जब इनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि चूँकि रिकन्सिलिएशन ही हमने देखनी है इनके लॉ के मुताबिक, तो हम तो इनसे कहते हैं कि रिकन्सिलिएशन दिखाएं। अब सर उसकी रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस क्या होगा, उसके प्रोसीजर्स क्या थे, एसओपीज़ क्या था, फ्रेमवर्क क्या था, ये बनना चाहिए था। मैं म्यूनसिपल कमिटीज़ ने अगरचे के काम कर रही हैं, उन लोगों ने मैंने सर देखा है काफ़ी दफ़ा हार्ड वर्क की है और एक अवेयरनेस एजुकेशन हो रही है पीएससी की वजह से। लेकिन सर ये फ्रेमवर्क अगर उन्हें बना के दिया जाता। अगर जनाब चेयर इजाज़त है, ये जो सिविल ऑडिट है सर ये किस डिपार्टमेंट से, किसके अंडर है ये सर एक अलहदा डीजी हैं सर, डीजी पंजाब सिविल ऑडिट जो हैं सर उनकी जुरिस्डिक्शन अलहदा से है। नहीं, जुरिस्डिक्शन जरूर अलहदा होगी, ठीक है, जैसे सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ऑडिटर जनरल ऑफिस के, लेकिन है तो ऑडिटर जनरल ऑफिस के अंडर है ना। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। तो फिर मैं समझता हूँ इसमें पहले सबसे पहले तो ऑडिट वालों का ऑडिट होना चाहिए जिन्होंने उस साल पे अपॉइंट नहीं किया सर, उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें, उन इंक्वायरी करें इफ दे आर इन दी सर्विस। तो पहले भी इस बात का तो वो जवाब थे ना सर। यही आगे मेरा भी बेसिकली यही क्वेश्चन था कि अगर ये नेग्लिजेंस है या दिस वाज डिलिबरेट, यानी कि जानबूझ के ओवरलुक किया गया अगर, तो कोई ना कोई तो रूल्स लॉज गवर्न करते होंगे कि इस तरह की सूरत हाल में। फर्ज करना सिविल ऑडिट भी था जिस भी के अंडर था, दैट इज अ क्वेश्चन, मतलब गवर्नमेंट का ही था ना, so उसका कोई ना कोई तरीकाकार तो होना चाहिए था। चुनियों वालों से जवाब एक की बात कर रहे हैं ना, एक जगह आपने स्पेशल ऑडिट करा दिया। ये प्रैक्टिस सारे पंजाब में चल रही है और इसमें जो सबसे बड़ा है फर्ज माल 2,30,000 जमा कराने हैं, 23,000 का चलान लगा बना के बैंक में जमा कराते हैं, उसके बाद जब ऑडिट के लिए आते हैं तो एक सिफरा और आगे डाल के तो वो ऑडिट हो जाता है। ये आपको करोड़ों अरबों रुपए का मामला इस फील्ड में, इस मद में मिलेगा। और अगर ये उस वक्त 7 पॉइंट आउट नहीं होता था तो फिर ये इसमें ज़रूर किसी न किसी की मर्जी शामिल थी और इस वारदात में और भी शामिल। तो देयर शुड बी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स फॉर दैट, इंक्वायरी होनी चाहिए। आई थिंक पोस्ट ऑडिट रिकंसिलिएशन भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे अगर इफ़ सम, जैसे अभी फादर मेंबर ने आइडेंटिफाई किया कि फिगर्स में चेंजेस हो जाए, तो यू सी 1-0 मेक्स अ ह्यूज लॉट्स ऑफ डिफरेंस। सो इसकी रिकंसिलिएशन पोस्ट ऑडिट भी, डीजी साहब, आई मीन इज इट पॉसिबल या ऐसा कोई है अलाउंस? सर अभी तक मेरे सर कोई ऐसे नॉलेज में चीज़ नहीं है सर। अभी तो सेपरेटली सर लाइक सेपरेट आइलैंड्स वी आर वर्किंग, और ये ज़रूर होता है विदाउट एनी कंडक्टिंग एनी स्टडीज़। मैं ऑन अ लाइटर नोट मैं आपके साथ बैठ करता हूँ कि आप ये रिकंसिलिएशन करें। ये आपको तमाम एमसीज में रिकंसिलिएशन के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई होगी। ये तो इत्फाक से चुईया ने पकड़ा दिया, नहीं तो शायद ये कभी भी आइडेंटिफाई ना होता। ये बिल्कुल है, मैंने बताया ये कसूर में भी और बहुत सी जगह पे, पर ये चुनिया के जो स्टाफ बैठे हैं इनसे तो पूछ लें। सर अभी रिसेंटली सेक्रेटरी साहब ने हमें रिक्वेस्ट की है कि शेखुपुरा में भी इस चीज़ का जो है स्पेशल ऑडिट करें सर। हमने हेड ऑफिस को लिख के भेजा है। दूसरा सर, जब कोई इस तरह का इशू हमें पता चलता है जो हमारे रेलेवेंट नहीं होता तो हम वो पास ऑन कर देते हैं ड्राफ्ट पैरा जो है वो सिविल ऑडिट को या दूसरे किसी भी डीजी ऑफिस को जिसके वो रेलेवेंट होता है। तो ये प्रैक्टिस है लेकिन बहुत लिमिटेड है। What was the total amount over all these years that was siphoned off? सर 17.309 मिलियन है सर, जो इस सारे पीरियड के दौरान सर जो साइफन ऑफ हुई है सर। अच्छा, this is not a routine para
for the reason that day before yesterday हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो उनके कॉलीग्स आए हुए थे, चीफ ऑफिसर्स, उन्होंने बताया कि मतलब ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है कि जहाँ पे विसल ब्लोअर was put into jail and he unfortunately lost his life. And then yesterday there were even more startling details of the manner in which the inquiry was conducted of this particular case where the revenue staff was also involved, but they were excluded from the inquiry. Excluded and exonerated. जो रजिस्ट्री मुहर्रर है वो एक्सक्लूड कर दिया गया था क्योंकि रजिस्ट्री मुहर्रर के तो ये साथ बैठ के टैक्स क्लर्क काम करता है उस दफ्तर में, और सारा का सारा रेवेन्यू स्टाफ एक्सोनरेट हो गया, और जो विसल ब्लोअर था वो जेल में चला गया, फौत हो गया, और जो टीओ फाइनेंस था उसको हमने लटका दिया, यानी सजा दे दी। ऐसे ही हुआ ना। And then we are also now discovering that all of this was happening under the nose of civil audit. मतलब ये सब कुछ जब होता रहा तो इसका तो मतलब है कि पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो हर तरफ से या वो निज़ाम तबाह हो गया है या करप्शन, हर महकमे में करप्शन हो रही है। फिर इसका मतलब है ऑडिट पे भी सवालिया निशान उठते हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी तो ये तजवीज़ है कि जो सिविल ऑडिट के उस वक्त जिन लोगों ने ऑडिट किया था, जिन्होंने जो वेरीफाई किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग होनी चाहिए महकमाना तौर पे। और दूसरे नंबर के ऊपर ये ऑडिट के साथ मिलके ही सारा मामला होता है, और रेवेन्यू फर्स्ट, सबसे पहले तो रेवेन्यू वाले मुलव्वस होते हैं, बाद में दूसरे लोग मुलव्वस होते हैं। तो रेवेन्यू को तो सबको इन्होंने एग्जोनरेट कर दिया, एक्सक्लूडेड कर दिया, लेकिन जो ज़िम्मेदार थे उनको छोड़ दिया है, जो बेगुनाह थे उनको इन्होंने लटका दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो रेवेन्यू स्टाफ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती थी, ज़रूर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन का काम तो उनके पास होता है सारा। इसीलिए तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि गुजरांवाला, लाहौर, पिंडी, ये चूनिया तो एक छोटा सा एमसी है, टीएमए है, ये जो बड़े बड़े शहर हैं गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, इधर तो इससे ज़्यादा आपके सामने केसेस आएंगे। हर सब डिवीजन लेवल पे जाएं सर तो ये मोटेशन की फीसेस तो बिलियंस में बनती हैं सर पंजाब की। ये वाला सर, आई मीन आप इसको एक अच्छा टेस्ट सैंपल के तौर पे ये चीज़ सामने हुई है। अभी ये जो सारे मेम्बरान बात कर रहे हैं, नेचुरली जब स्केल वॉल्यूम का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो गॉड नोस के उधर क्या निकलेगा। ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ऑडिट वालों से क्वेश्चनिंग वगैरह की थी, किसी ने बुलाया था सिविल ऑडिट को? सर जब हमारी इंक्वायरी हुई और पीडा जब लगा सर, उसमें ऑडिट रिपोर्ट की बेस पे थी, 2 दफ़ा सर डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की ऑडिट से कि स्पेशल ऑडिट किया जाए, और ये हमारी रिक्वेस्ट पे ही हुआ सर। और उसके बाद सर पीडा के तहत भी हमने कार्रवाई की। एंटी करप्शन में भी सर केस स्टिल बल्कि पेंडिंग है, अभी तक शायद वो फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा है, ये वाला जो इस पर्टिकुलर केस है। सर सर अभी मेरा ख्याल है सर फाइनल अनाउंस ही नहीं हुआ। गफ़ार, आपके है नॉलेज में ज़रा इसका फैसला आ गया हुआ है? गफ़ार साहब बैठे जी। इंक्वायरी इसकी किसने की थी जी?
पीडा की इंक्वायरी सर, इसकी वो तो कंक्लूड हो गई सर, काफ़ी पुरानी बात हो गई सर, उसमें कंक्लूड भी हो गई सर, सज़ाएं भी मिल गई सर उनकी। लेकिन एंटी करप्शन का जो है ना सर, वो अभी तक अंडर ट्रायल है, अभी तक हुआ नहीं है सर। नहीं, मगर एंटी करप्शन में से सिर्फ वही आपके टीएमए के मुलाजमीन है या जो एग्जॉनरेट हो गया या एसी साहबान वगैरह वो भी हैं उसमें? सर उसमें सारे ही थे। एंटी करप्शन का जो परव्यू होता है उसमें तो सारे ही आ जाते हैं सर, लेकिन जब ऑडिट का परव्यू होता है सर, तो इनका परव्यू चूँकि वो दूसरा सिविल ऑडिट नहीं होता, तो इसलिए फिर ये उसको टच नहीं कर सकते। इसमें सर मेरी सबमिशन है सर कि अगर कोई रिक्वेस्ट की जाए ऑडिट से कि ये कोई जॉइंट टीम बनाए सर, जिसमें इकट्ठा ऑडिट हो जाए, सिविल ऑडिट यानी रजिस्ट्री मॉडल का ऑडिट भी हो सर उस पर, और उसमें जो लोकल गवर्नमेंट की TTIP है सर, और अगर पिछले सर अगर कोई 5 सालों का ऑर्डर किया जाए सर यहाँ से कि ये जॉइंट टीम बना के और तमाम का ये ऑडिट करें सर, इसमें बहुत पैसा है और बहुत बड़ा स्कोप है सर इसमें। फर्दर तो सर हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है कि हमने सर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कलेक्टिंग एजेंसी 2022 में सर हमने गवर्नमेंट से, CM साहब से, जब हमजा शहबाज थे CM, तो हमने उनसे अप्रूवल लेके सर वो डिक्लेयर कर दिया था। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर पहले ये निकल जाता था कि वी आर नॉट कलेक्टिंग एजेंसी, आपके अपने बंदे कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो हमने जून 22 में सर ये नोटिफाई करा दिया सर, गजट नोटिफिकेशन अप्रूवल लेके, नाउ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज कलेक्टिंग एजेंसी। अब वो इससे भाग नहीं सकता, यानी अगर ये पैसे रिकवर नहीं होते तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। अदरवाइज जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो ये कहता है सर कि जो सब रजिस्ट्रार है वो इस बेस पे नहीं रोक सकता। एग्जेक्टिव ऑर्डर ज़रूर जारी हुए हुए हैं कि जी तब तक वो रजिस्ट्री पास ना करें या इंतकाल ना करें जब तक ये फीस नहीं आती, बट प्रैक्टिकली सर वो कर देते हैं उसके बगैर ही। और फिर हमारा जो स्टाफ है वो पीछे भाग रहा होता है, कुछ पैसे रिकवर हो जाते हैं, जहाँ पे कोई अच्छा अफसर होता है वो सारी रिकवरी जमा करा देता था, जहाँ पे नहीं होता था वो अपनी जेब में भी डाल लेते थे सर। ये तो अच्छी बुरी मिसालें हर जगह ही होंगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी सर कि इसमें एक जॉइंट टीम बना के और पूरे पंजाब का सर ये ऑडिट कराया जाए सर इस पर। जनाब शेर इजाज़त सर, हमारे फाजिल मेंबर लगारी साहब की मदर की डेथ हुई थी, आज पहली दफ़ा वापस आए, अगर दुआ मग़फ़िरत कर लेंगे। अल्लाह पाक गरी करे, रहमत करे लगारी साहब। इस पर्टिकुलर केस में तो मेरा ख्याल है एंटी करप्शन से कहें कि इन दोनों को बुलाएं, मेक अ डिसीजन गोइंग फॉरवर्ड। व्हाट द सेक्रेटरी साहब इज सेइंग, इट्स अ बिग डिसीजन, इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग केस। ये कितनी बड़ी चीज़ है कि इसको प्रोसेस करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये केस हमें बताता है कि सिस्टम में रॉट किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका हुआ है, and this may just be the very end of the tip of the iceberg. So based on the sense of the House and what the honorable members have said, and also the inputs from the department, I think regarding this particular case, the PAC feels that there should be an impartial and a comprehensive inquiry. All those involved should be part of the inquiry, right? मतलब ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के बंदों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें जो उनके साथ रेवेन्यू स्टाफ अटैच था, they should also be, they are included in, they should also be included. दूसरी चीज़ ये है कि हमें ऑडिट को PAC की तरफ से AG ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को आप ये लिखें कि जी इस केस के हवाले से कि ये हमारे पास आया और उसके बाद we took a detailed presentation from the DG Audit North of local governments, and during that briefing it was discovered that all of this was happening under the nose of civil audit, which shows that there are weaknesses in the audit process, right?
and so either it was incompetency or they were also complicit. ये बड़ी ग्रेव ओवरसाइट है. अच्छा, और तीसरी चीज़ फिर हमें जो लास्टली ये जिस डायरेक्शन में लेके जाता है वो ये है कि TTIP सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर आवर लोकल गवर्नमेंट्स. और अगर चुनिया एक छोटी सी तहसील में सन 2010-11 के आसपास 1.25 करोड़ रुपए का गबन हो गया, जो शायद आज अगर आज के हिसाब से देखा जाए 15 साल बाद तो वो कोई 8-10 करोड़ रुपए बनते होंगे आज के प्रेजेंट वैल्यू में. सो वी आर the committee takes very strong notice of this, and एक स्पेशल ऑडिट या फोरेंसिक ऑडिट ऑफ TTIP होना चाहिए. अब स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया है कि पूरे पंजाब का किया जाए, बट आई थिंक इट वुड बी टू बिग ऑफ एन एक्सरसाइज फॉर ऑडिट टू अंडरटेक while they also conduct routine audits. So what we can do is that we can split this special audit into phases, and we can take a few samples to initiate a special audit. And I think वो सबसे पहले तो हम लाहौर की जुरिस्डिक्शन में TTIP कौन कलेक्ट करता है? डिस्ट्रिक्ट लाहौर में. लाहौर में सर MCL, और अब तो मैंने जैसे बताया सर यकम जुलाई पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उससे तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ कलेक्टिंग एजेंसी, तो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं सर. डिजिटाइज कर दिया हुआ सर हमने इसको. पूरे ज़िले लाहौर का TTIP MCL को जाता है सर या LDA को भी जाता है? सर TTIP सारे का सारा MCL को जाता है. जो UIPT है सर उसका एक फर्दर एक फार्मूला बना हुआ है सर. लाहौर के केस में सर 50% चला जाता है बादशाह को, 25% LDA को और 25% आता है MCL को, जो कि काफ़ी दफ़ा हमने सर एजिटेट किया है कि उसको चेंज किया जाए. This is also सर अनजस्टिफाइड. Unjustified, right? सर ये PLGA में तो लिखा हुआ है कि तमाम पैसे लोकल गवर्नमेंट को जाएंगे, लेकिन जो UIPT का सर एक्ट है 1958 का, उसके तहत ये नोटिफिकेशन मेरा ख्याल है सर FD ने किया हुआ है कैबिनेट से अप्रूवल करके, और उस फार्मूले के तहत सर ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है सर. हम इसको और आसान आपके लिए कर देते हैं. ऑडिट के लिए आसानी हम ये पैदा कर देते हैं कि in the first step all you have to do is to do desk work के लाहौर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, फैसलाबाद में और मुल्तान में. गुजरांवाला 20 में डाल. हाँ, सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये 2010-11 से लेके 2022 तक आप, हाँ जी सर, अगर 30 जून 30 जून तक 30 जून 23 आप उनकी जो टोटल सेल्स डीड है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नंबर्स और जो TTIP के नंबर्स हैं, और आपको TTIP के नंबर्स में हो सकता है कि उस डिस्ट्रिक्ट की सारी लोकल गवर्नमेंट्स का ऐड करना पड़े. कॉरपोरेशंस और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोनों का आप ऐड करके पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप हमें बताएं कि डू दीज नंबर्स मैच, डज द TTIP नंबर रिकंसाइल, और कितना डिफरेंस है. ठीक है ना? बल्कि ये तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स का कर सकते हैं. It's a very simple exercise. Let's take an overall picture of all districts of Punjab. कि वहाँ पे कितनी सेल्स डीड्स हुई, उनका वॉल्यूम कितना था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग TTIP कितना डिपॉजिट होना चाहिए था, बट एक्चुअली कितना डिपॉजिट हुआ, एंड देन वी विल फर्दर इन्वेस्टिगेट. ठीक है ना जी बेग साहब?
सर बिल्कुल ठीक है सर। अगर इनको वर्कलोड ज़्यादा लगे सर तो मेरा ख्याल है सर ये एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज के तौर पे कर लें कि कुछ पहले साल में कर लें, कुछ अगले साल में कर लें, कुछ अगले सर साल मैं में अभी कर तो लें। ये कह रहा हूँ कि आप हमें सिर्फ 1 पेजर बना दें कि 10 साल के नंबर ले लें ओवरऑल और 10 साल का TTIP निकाल लें और डिफरेंस हमें पता चल जाए। हम अभी नीचे जाएंगे ही नहीं, ये डीड्स वगैरह नहीं देखेंगे। डिटेल में भी कर दें सर, कम से कम का डिटेल का सर जो आएगी। डिस्ट्रिक्ट आप बता दें, गुजरात का डिटेल में गुजरात करा लें, फैसलाबाद करा लें सर। फैसलाबाद आजकल वैसे भी हमारा भी रडार पे है और हम उधर भी कर रहे हैं, तो वो भी अगर ऑडिट कर देगा सर तो ज़रा और आसानी हो डिस्ट्रिक्ट जाएगी। फैसलाबाद कर लें जी। सर इसमें वो जो आपने जो पहली बात की फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग, जैसे ये चुनिया केस है, तो ये लॉ हमें एक कॉमन बंदे को भी इजाज़त देता है कि इफ़ दे फील के इसमें जो सज़ा जज़ा हुई है इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द क्राइम, तो ऑब्वियसली उस पर रेट पिटिशन में वो जाके तो सज़ा के रिव्यू के लिए जाता है। सो आई फील कि इसके अंदर 2 मेजर, मसलन मैं नहीं मान सकता कि रेवेन्यू के अमले के बगैर ये सारा जो मामला हुआ इट वुड हैव बीन पॉसिबल, यानी और वो बिल्कुल चुप करके बीच में से निकल गए। सो ऑल्दो आई मीन इफ देयर इज़ नॉट अ टाइम बार्ड काइंड ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक जो सज़ाएं हुई भी हैं फॉर एग्जांपल उसके भी मैग्नीट्यूड को देखना चाहिए कि वाज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डिड या नहीं। तो वो जब आप उस पर दोबारा से आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी करें, तो आई थिंक उसमें रिव्यू भी कराएं सज़ाओं का, कि जो जिनको हुई भी वो थोड़े बहुत मेरा मतलब कर निकल के बीच में से। सो प्लीज़ मेक इट पार्ट ऑफ द प्लस सेकेंडली आप डिपार्टमेंट से पूछ लें। आई थिंक कल सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि SNGAD ने ऑलरेडी कंक्लूड कर दी है और द फैसला हैज ऑलरेडी बीन लेड और नाउ इट्स विद द एंटी करप्शन, तो कैन यू डू अ री इंक्वायरी? बट दिस इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन PSC। ये री इंक्वायरी कर सकते हैं आप? सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। फिर करेगा सर अगर जॉइंट ऑडिट होके सर एक रिपोर्ट आएगी तो देन फिर ये होगा सर कि एक जॉइंट इंक्वायरी होगी सर। जॉइंट इंक्वायरी करप्शन के केस का क्या करेंगे? सर एंटी करप्शन तो जॉइंट कर सकता है, उसको तो कोई बात नहीं है सर। एक ऑलरेडी केस चल रहा है आपके एंटी करप्शन में सर, आप साइमल्टेनियसली एक और इंक्वायरी खोल देंगे? नहीं सर, इंक्वायरी खोल देंगे? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो दोबारा ऑडिट हो जाएगा उसमें जो फर्दर अमाउंट निकलेगी, जो हम एक दफ़ा पहले चार्जशीट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूट कर चुके हैं, तो क्रिमिनल लॉ में सर वो तो दोबारा नहीं हो सकता। उसके ऊपर अगर अदालत ने किसी को छोड़ दिया है तो उसको तो दोबारा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो नई ऑडिट रिपोर्ट आएगी उसमें उसके अलावा भी सर पीरियड बढ़ जाएगा और ज़्यादा बंदे आएंगे सर। सर मुझे एक कंसर्न था कि पहले 3 पैराज के अंदर ही 928 केसेस हैं, तो व्हाट मतलब डिजिटाइजेशन इज द ओनली फेल सेफ दैट वी हैव टू प्रिवेंट दिस इन द फ्यूचर, या फोर्जरी और इन चीज़ों को रोकने के लिए भी कोई आपने प्रोसीजरल चेंज किया हुआ है अब? सर मैंने सबमिट किया था सर कि TTIP के केस में हमने 1 जुलाई जो थी ना सर 23 से इसको हमने डिजिटाइज कर दिया हुआ है। उससे पहले कई सालों की उसके ऊपर एक्साइज है, यही वाली रिपोर्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बड़ा मुश्किल है और डिजिटाइजेशन के बगैर ये हल नहीं हो सकता मसला। तो हमने इसको सर जो स्टैंपिंग का एक इनिशिएटिव था उसके साथ इसको इंटीग्रेट करके अब सर जब रजिस्ट्री पास होती है या इंतकाल होता है उसके साथ ही ये वाला चालान भी जनरेट होता है और पैसे ये बैंक में जमा हो जाते हैं। और अगर पैसे नहीं जमा होते तो वो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होता। जब ये मैनुअल सिस्टम होता था तो उस वक्त रजिस्ट्री मॉडल सब रजिस्ट्रार से वो रजिस्ट्री साइन करा लेता था बिफोर एश्योरेंस के जो 1% TTIP है क्या वो जमा हुआ है या नहीं जमा हुआ है, या सिर्फ उन्होंने देखा जी स्टैंप लग गई है तो बस ठीक है जी पैसे आ गए होंगे। लेकिन अब चूँकि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है तो 1 जुलाई 23 के बाद तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि इसमें प्रॉब्लम आए सर। ऑडिट बेसिकली ये तो एक इनिशियल एक्सरसाइज है जो नंबर्स को इकट्ठा करके देखने वाली है। बाकी और एजेंडा पे क्या है हमारे पास? Brief before Public Accounts Committee number 3, audit reports on accounts of municipal committees of Gujranwala
and Lahore region for the audit year 2020-21. There are 157 draft paras. इस पे डीजी साहब ये जो ब्रीफ है सर, ये हम इसका टारगेट कोई सेट कर लें बिकॉज अ लॉट ऑफ मेंबर्स हैव टू लीव फॉर अदर मीटिंग्स. तो हमें कोई टारगेट दे दें कि हाँ हम इसमें कोई टारगेट सेट करके चलें कि कितनी देर में हम इसको कवर कर सकते हैं. सर इसमें ज़्यादातर इश्यूज उसी तरह के हैं जो पहले डिस्कस हो चुके हैं, चूँकि डिफरेंट ईयर्स हैं सर लोकल गवर्नमेंट के, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं. तो आई थिंक कि सर अगर हम लोग इसको कोशिश करते हैं सर एज अर्ली एज पॉसिबल सर. हमने सर कुछ बेहतर ब्रीफ को फर्दर एलेबोरेट बनाया है ताकि ज़रा आसानी रहे. चलें फिर अब आप शुरू करें. वी हैव अ हार्ड स्टॉप एट 1:45. सर पहला इशू जो है नॉन प्रोडक्शन का है सर. ये सर ऑलरेडी आप इस पे डिसीजन दे चुके हैं. तो आई वुड कम टू द नेक्स्ट इशू सर. लेस रिकवरी ऑफ वाटर चार्जेस हैं सर. सर ये आपने लास्ट टाइम कहा था कि वाटर चार्जेस को अलहदा से ट्रीट करें, तो ये चूँकि एक एंटायरली डिफरेंट था. तो सर इसमें हमने 13 MCs हैं सर जिसके अंदर ये इशू है. 133 मिलियन की सर रिकवरी रहती थी टोटल. रिपीट कर दें उस पर हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं साथ साथ, ताकि हाउस को सारों को क्लैरिटी भी मिल जाए. नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड पे सर उस पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर फिक्स करने के लिए सर आपने कहा था सर लास्ट टाइम, क्योंकि ये सीधी वायलेशन है सर. डिफाइंट एटीट्यूड है ऑन द पार्ट ऑफ द एंटिटीज. हमने कहा था कि जी रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने की एक मोहलत दी जाए 15 डेज की, अदरवाइज पीडा इनिशिएट की जाए. सर ये तो ब्लेटेंट, दिस इज द मोस्ट ब्लेटेंट वायलेशन. सर जी सर वाटर चार्जेस के ऊपर मैं सर बात कर रहा था. 13 म्यूनसिपल कमिटीज़ में सर ये कॉमन एक इशू है सर. इसमें सर ओवरऑल जो हमने एग्रीगेट किया है उसमें 133 मिलियन की रिकवरी टोटल थी सर जो होना थी. 12.903 मिलियन की रिकवरी सर अभी तक हो चुकी है और 120.097 मिलियन की सर ये भी रिकवरी रहती है. सर इसमें हमने नीचे टेबल के बाद सर केसेस जो हैं उसमें कॉजेज़ के अंदर सर रिस्पांस ऐड ऑन किया हुआ है जो डिपार्टमेंट्स ने कहा है. जैसे सर नारोवाल, डस्का, फिरोजवाला और उकाड़ा में ये कहा गया कि पानी की क्वालिटी ही सही नहीं थी, लिहाजा लोगों ने पैसे नहीं दिए. ये सर इनके जवाबात से हमने लिए हैं सर ये कॉजेज़. लाला मूसा और शक्करगढ़ ने सर ये बताया है कि कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन अभी तक वो हम वेरीफाई नहीं कर पाए क्योंकि हमें डेटा नहीं दिया. शेखपुरा वालों ने सर ये हमें बताया कि ज़्यादातर केसेस में चालान जो हैं वो अदालत को भेज दिए गए हैं और वहाँ पे ये केस पेंडिंग हैं. तो ये सर एक लेस प्रोएक्टिव रोल ऑफ द चीफ ऑफिसर्स ऑफ द MCs रहा है कि टाइमली इसको एक्सिक्यूट नहीं कर सके. और अभी सर 120.097 मिलियन की रिकवरी जो है वो पेंडिंग है. इसमें सर इनकी जस्टिफिकेशन, अगर आप जो मेजर केसेस हैं जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है, अगर वो कोई एक आप नारोवाल है सर आप वहाँ पे अगर सुनना चाहें सर कोई देख लें सर. इसमें फ़रोज़ वाला भी है, शेखुपुरा भी है सर. यहाँ पे ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी है सर जो COMC नारोवाल हैं यहाँ पे. जी सर अस्सलाम वालेकुम. जी MC नारोवाल से कौन है जी? जी मैं सर सरदार अली सर. जी सरदार बताएं. सर उसमें ये था कि सब 177 से वो कनेक्शन लगे हुए हैं, तो उसमें सर हमने CO साहब ज़रा आवाज़ बुलंद बात करें ताकि सबको आपकी आवाज़ आए. अपना तारुफ कराएं पहले. सर COMC नारोवाल सर सरदार अली. जी ये देखें नारोवाल. जी सर जी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की आपकी रिकवरी रहती है वाटर चार्जेस की. सर उसमें हमने लैंड रेवेन्यू टैक्स के तहत केस भिजवाए हैं. 350 केस उधर भेजे हैं सर. कुछ FIR वगैरह करवाई हैं, कुछ रिकवरी हो रही है सर. कुछ लोग नकल मकानी करने के बाद सर वो चले गए थे, उनको भी रिकवरी डाली हुई थी. नहीं तो ये कब से आपकी कब कितनी देर से आपकी पेंडेंसी चल रही है कलेक्शन की? आज आपको अभी याद आया? सर ये 1-1-17 से जा रही है सर. जी 1-1-17 से सर जा रही है.
2017 से ये लाइबिलिटी चल रही है, 16 तक कलेक्शन हो रही थी सारे चार्जेस की। सर पीछे हो रही थी, उसमें सब ये कनेक्शन की वजह से ना ये लोग जो थे पानी गंदे की कंप्लेंट कर रहे थे, उसमें कनेक्शन वगैरह हमने काफ़ी काटे हैं सर। बस सर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि खुद ही इन्होंने कहा कि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो एमसी क्या प्रोवाइड कर रहा था सर लोगों के लिए? ये एक बहुत बड़ा इशू है जी, क्योंकि जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है बड़ा पुराना और अक्सर जगह वो मेंटेन नहीं हो सका, अपग्रेड नहीं हो सका, और कई जगह तो ऐसा भी है कि वो डिसफंक्शनल है बट बिलिंग फिर भी हो रही है और लोग बिल नहीं दे रहे, और वो लोकल गवर्नमेंट्स की फिर एक लाइबिलिटी बनती जा रही है और वो हर साल बजट में उसको अपने रेवेन्यू में डाल लेते हैं, कलेक्ट वो कर नहीं पाते। तो या तो इसको राइट ऑफ करें, इन लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ करें। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो फिर आप कैसे लोगों को बिल भेज सकते हैं? But this cannot be done in an arbitrary manner. It has to be जैसे टाउन कमेटी बदोमली है बेग साहब, हर साल वो 2 करोड़ रुपया डाल देते हैं अपने टारगेट रेवेन्यू में, ये जो पेंडिंग लाइबिलिटी है, लेकिन वो तो पिछले 10 साल से 15 साल से चल ही नहीं रही उनकी वाटर सप्लाई स्कीम। तो मैं विजिट करके आया हूँ तो वहाँ पे जो पुराने वाटर सप्लाई के पाइप बिछे हुए वो और गटर के पाइप मिक्स हो चुके हैं, ख़त्म हो गई है वो। ये सर वाकई बड़ी गंभीर है सूरत हाल सर। नारोवाल सर, चूँकि मैं खुद भी एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ सर, उस वक्त जो वाटर सप्लाई थी सर उनका हमारी सर चूँकि वाटर टेस्टिंग लैब भी नारोवाल में बन गई थी, तो हम उसको सर मंथली बेसिस पे टेस्ट भी करते थे, रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा था। और नारोवाल का पानी कंपैरेटिवली बेहतर है सर हमारे साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो पाइप्स वाला और मिक्सिंग वाला इशू आ गया सर, उसकी वजह से ये मसले बढ़ गए हैं सर। तो बेग साहब, आप लोगों ने जो म्यूनसिपल कमेटीज़ में इस वक्त फंड्स रखे हुए हैं उनका क्या इस्तेमाल कर रही है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? इस वक्त तो इलेक्टेड हेड्स नहीं हैं, आप लोग ही थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रहे हैं। तो जो इस तरह के इश्यूज हैं वाटर सप्लाई स्कीम्स के, उनको नहीं रिहेबिलिटेट कर सकते आप लोग? सर एमसीज को सर जितने पैसे मिलते थे सर, जो पीएफसी इंटरम पीएफसी अवार्ड था सर 2017 का, अभी तक सर वो पैसे चूँकि फ्रीज हुए हैं, गवर्नमेंट वो पैसे नहीं बढ़ा रही। दूसरी तरफ सर जो सैलरीज हैं वो 17 से डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो इस वक्त सर जो हमारी तमाम एमसीज हैं वो तो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा सर बुरी हालत में हैं, और जब तक नए इलेक्शंस और नई इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स आएंगी और उसके साथ ही फिर सर नया पीएफसी अवार्ड भी करेंगे तो देन अमाउंट्स बढ़ेंगी सर। बेग साहब, हम इंटरिम पीएफसी अवार्ड पे चल रहे हैं, तो 2015-16 में बना था, 16-17 में बना था, 16-17 में नोटिफाई हुआ था और उसकी अमाउंट फिक्स्ड हैं, वो अमाउंट चेंज नहीं हो रही। जी सर, वो अमाउंट फिक्स है सर, लेकिन दूसरी तरफ सैलरीज बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है सर। नहीं, बट दिस ये तो ज्यादती है सर, क्योंकि कल मैं आई वाज टॉकिंग टू एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम आरिफ वाला, और वहाँ पे ही सेड दैट ही हैड टू गिव हिज डेवलपमेंट फंडिंग to the MC because MC is bankrupt. मेरा ख्याल जनाब चेयरमैन साहब, हमें फिर पीएफसी सॉरी प्लीज इसका मतलब है कि फिर हमें पीएफसी को रिवाइज करने की जरूरत है। सर पीएफसी रिवाइज सर तभी हो सकता है कि नया लोकल गवर्नमेंट जो लॉ है सर वो फाइनल होता है। मेरा ख्याल है सर 1-2 दिन में आ जाएगा सर इधर असेंबली में आपके पास। लेकिन देखें जो प्रिवेलिंग लॉ है सर, देयर इज नो, मेरा नहीं ख्याल कोई उसमें पीएफसी में कोई चेंजेस हुए होंगे ओवर। सर पीएफसी जो मौजूदा लॉ है सर उसका है सेक्शन 205, जिसमें ये कहा गया है कि जो पुराने अवार्ड के तहत जो पैसे मिलते थे वो टिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू लोकल गवर्नमेंट्स मिलते रहेंगे। तो उसको एफडी ने इंटरप्रेट इस तरह से किया हुआ है कि जी ये अमाउंट उतनी ही मिलनी है। हालांकि जो अवार्ड हुआ था सर वो हुआ था परसेंटेज बेस पे, कि परसेंटेज बेस पे 37.5% जो अमाउंट है वो निकलेगी। लेकिन इन्होंने इंटरप्रेट करके सर उस अमाउंट को फिक्स कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से सर ये फाइनेंशियल क्रंच है। सर ये तो ज्यादती है सर, ये तो आइन और कानून के साथ ज्यादती है।
ये बहुत बड़ा इशू है। समद साहब, दिस इज़ नॉट, ये तो हम अपने फाइनेंशियल उसको एक आईनी तकाजा पूरा नहीं कर रहे सही तरह। सर ये ओवरऑल प्रोविंशियल की जो है पॉलिसी उसी के ऊपर ही है। आप समद साहब जो आपके पीएफसी के हैं डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं मेरा ख्याल है, हमारा एक विंग है एडिशनल सेक्रेटरी पीएफसी जो होते हैं, उनको काइंडली ज़रा बुला लें मीटिंग में और उन्हें कहिएगा कि वो जो पीएफसी का नोटिफिकेशन है और फार्मूला है वो काइंडली वो अपने साथ लें। और साथ में इंटरप्रिटेशन भी करके लिए और डेवलपमेंट ग्रांट मिल रही है या नहीं मिल रही? डेवलपमेंट पोर्शन नहीं मिल रहा, यानी कि जो पीएफसी फिक्स्ड अमाउंट है वो भी पूरी नहीं मिल रही। जो फिक्स्ड अमाउंट है सर, अदर देन डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन तो खैर अब नहीं हो रही, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर भी सर इनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स तो है नहीं, तो डेवलपमेंट ग्रांट भी नहीं मिली जाए, तो जो थोड़ी बहुत आती है सर वो मतलब जो सेविंग है, सीटें खाली हैं, उधर से जो बचत होती है फिर वो वाले पैसे लगाए जाते हैं अदरवाइज सर। बट बेग साहब ये डेवलपमेंट ग्रांट तब की रुकी हुई है जब इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स बैठी हुई थी 2018 में, ये तब से बंद है। वो तो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी सर, वो तो मतलब और वजूद नहीं सर, उससे पहले से बंद है सर, इलेक्शन के बाद हुई थी सर बंद। 2018 के जनरल इलेक्शन में बंद हुई थी और तब से बंद है। बल्कि अभी सर ये फाइनेंशियल करेक्टली सर 18 के बाद आई थिंक डेवलपमेंट ग्रांट के कुछ पैसे परवेज़ अली साहब ने दिए थे टू द पार्लियामेंटेरियंस, और वो आई रिमेंबर प्रोजेक्ट्स हुए थे एंड दे बिकेम इनकम्प्लीट। लगारी साहब जो जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, पीएफसी अवार्ड की हेडिंग होती है, उसमें जो टोटल अवार्ड कैलकुलेट होता है उसमें नॉन डेवलपमेंट का एक फिगर होता है और एक डेवलपमेंट का फिगर होता है। जो डेवलपमेंट पोर्शन है वो लोकल गवर्नमेंट्स को 2018 से नहीं मिल रहा, सो लोकल गवर्नमेंट्स को सिर्फ नॉन डेवलपमेंट ट्रांसफ़र होता है और उसमें वो अपनी सेविंग्स करके फॉर ओन सोर्स भी उसको ओन सोर्स को और नॉन डेवलपमेंट बजट से सेविंग्स करके फिर वो अपना डेवलपमेंट बजट बनाते हैं। This all started from the water thing. Water charges is a major issue with Zilla Council. मैं आपको clearly बता रहा हूँ, मेरे district में सर I've got a lot of water supplies, 1 रुपए की collection नहीं होती। So it is not only their fault सर, हमारी as a public भी थोड़ा सा education ज़रूरी है। Water charges कोई भी नहीं देता सर, user committees की जो water supplier हैं सर वो सारी बंद हैं, फिर हम लोग जोर लगा के वाटर सप्लाईज वो वाली ज़िला काउंसिल्स को दे देते हैं और उस पर फिर कलेक्शंस नहीं होती। आई डोंट नो व्हाट शहरों में क्या सूरत हाल है, मगर देहातों में तो यही सूरत हाल है सर कि नोबडी पेज द बिल। सर शहरों में सर अभी सेक्रेटरी साहब ने सर महीने में 2 दफ़ा मीटिंग शुरू की है, स्पेशली टारगेट जो किया हुआ है सर, एक उसमें ये वाटर रेट है सर, उसके अलावा सर कन्वर्जन के जो केसेस होते हैं, और एक तीसरा एक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है सर, और उसकी सूरत हाल तो सर काफ़ी बेहतर हो रही है सर सेक्रेटरी साहब की मीटिंग्स की वजह से। समझ साहब आपने कॉल कर ली है जी? अगर ये कलेक्शन हम यूनियन काउंसिल को दे दें सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल साइड, वो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जिला काउंसिल। सर अगर यूनियन काउंसिल की स्कीम है सर, जिस तरह वो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली यूसीज हैं, तो वहाँ पे ये कलेक्शन यूसी ही करती है, वहाँ पे अपर जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही होती, लेकिन जहाँ पे सर बड़ी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, एमसीज हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, तो वहाँ पे फिर वो अपर टीयर लोकल गवर्नमेंट कर रही होती है सर, लेकिन यूसी विद अर्बन कैरेक्टरिस्टिक के केस में यूसी कर रही है सर। तो जनाब चेयरमैन साहब, बेग साहब, ये जो हमारा लोकल डिपार्टमेंट है, ज़ाहिर है 2015 के बाद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, और जिस तरह कोर्ट ने बहाल किए थे, अदारे बहाल थे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, और आला तरीन अदलिया ने बहाल किया था, और डेवलपमेंट उस वक्त से बंद है। तो मेरी शाह कोड PP 133 में जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो 2016-17 से कंप्लीट है। तो मैं सिर्फ आपकी वसातत से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आया वो हैंड ओवर हो चुकी है
जो गवर्नमेंट का इतना पैसा लगा, वो शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर ने स्कीम दी थी, आया लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, प्रोसेस मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और अगर मौजूद है तो उसका बिल आप कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और दूसरा ये है जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं, सर आप लुक आफ्टर करते हैं डिपार्टमेंट को, कुछ आपका भी फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल जिला ननकाना है, नोट कर लें जी, 3 एमसीज हैं, वहाँ पर आपकी स्कीम है, वो चल रही है कि नहीं चल रही? अगर नहीं चल रही तो किसके अगेंस्ट आपने एक्शन किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? किसकी जिम्मेदारी है? जब अदारे नहीं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ने एक्शन करना या आपने? और अगर नहीं तो फिर पीएसी को ये भी अख्तियार दे दें आप। सर अगर इजाज़त दें सर, तो नेक्स्ट मीटिंग में सर हम इस पर रिपोर्ट सबमिट कर दें सर। बेग साहब, ये जो पीएफसी वाला मामला आया ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। अब जब तक एएस पीएफसी नहीं आते, वी विल एडजर्न द मीटिंग, लेट्स रिजॉल्व दिस इशू। ये तो सारी लोकल गवर्नमेंट्स का जॉइंट इशू है, बाकी हम पैरों में फंसे रहेंगे इधर। दिस वी नीड टू फिक्स दिस, सो वील टेक अ ब्रेक।